अब सामने देखिए बेटा, कल आप लोगों ने तो तत्पुरुष समास है, उस तत्पुरुष समास के ऊपर चर्चा की और उसमें तुमने देखा कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। एक होता है वैदिकरण तत्पुरुष समास और एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। वैदिकरण तत्पुरुष समास में अलग अलग विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, उसके 6 भेद होते हैं, वो 6 आपने पढ़ लिए। उसके बाद में आप लोगों ने समानाधिकरण तत्पुरुष समास है वो पढ़ा, उसके 2 भेद हुए, कर्मधारय है और दूसरा कौन सा बेटा, द्विगु। कर्मधारय समास कल आप लोगों ने पढ़ा था, कल आप लोगों ने जो समास पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था बेटा, कर्मधारय। और कर्मधारय समास में आपने देखा कर्मधारय समास में आपने देखा कि जिस समास में उपमेय उपमान और विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है उसे अपना कर्मधारय समास कहते हैं। उसकी परिभाषा लिख ली, उसके उदाहरण पढ़ लिए। अब दूसरा जो भेद है वो कौन सा, उसका द्विगु समास। कौन सा बेटा, द्विगु समास। तो आज अपन द्विगु जो समास है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार इसको समझो, उसके बाद पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये जो समास है अगला, ये क्या है, द्विगु। अब देखो, जब आपसे यह पूछा जाए कि द्विगु जो समास है, द्विगु जो शब्द है उसमें समास कौन सा है, तो द्विगु समास है। ठीक है, कौन सा है, द्विगु। देखो ये जो द्विगु है, इस द्विगु का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है बेटा, शाब्दिक अर्थ। वो शाब्दिक अर्थ होता है 2 गायों का समूह। क्या होता है बेटा, 2 गायों का समूह। द्विगु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, 2 गायों का समूह होता है। द्विगु जो समास है इसमें जो प्रथम पद होगा, कौन सा पद बेटा, प्रथम पद। ये जो प्रथम पद है ये कौन सा होगा, संख्यावाची विशेषण होगा। क्या होगा बेटा, संख्यावाची विशेषण। देखो द्विगु समास है, उस द्विगु समास का शाब्दिक अर्थ होता है 2 गायों का समूह। इस समास में प्रथम पद है वो क्या हो, संख्यावाची विशेषण हो, और दूसरा पद किसमें हो बेटा, समूह में हो। किसमें हो, समूह में हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विगु समास कहते हैं। परिभाषा लिखो, लिखो। द्विगु का मैं परिभाषा बोल रहा हूं, बताना कुछ नहीं। लिखो, द्विगु का शाब्दिक अर्थ होता है, द्विगु का शाब्दिक अर्थ होता है 2 गायों का समूह। द्विगु का शाब्दिक अर्थ होता है 2 गायों का समूह। अर्थात जिस समास में, अर्थात जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो, अर्थात जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद समूह में हो, और उत्तर पद समूह में हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। दोबारा सुन लो, द्विगु का शाब्दिक अर्थ होता है 2 गायों का समूह। अर्थात जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद समूह में हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे द्विगु समास कहते हैं। अगली लाइन से देखो बेटा, द्विगु समास में कभी कभी, द्विगु समास में कभी कभी दूसरा पद भी, द्विगु समास में कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची विशेषण, द्विगु समास में कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची विशेषण हो सकता है। द्विगु समास में कभी कभी दूसरा पद भी
संख्यावाची विशेषण हो सकता है। अब अगले लाइन से लिख लो, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय समूह या समाहार, समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे, आप देखो, जैसे मैंने यहां पर एक उदाहरण लिया, इसमें है नहीं, आप देख लो, एक उदाहरण है चौराहा। क्या है बेटा? चौराहा। अब इसमें जो प्रथम पद है वो क्या है? संख्यावाची विशेषण। जो उत्तर पद है वो किसमें है? समूह में। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। क्या होगा बेटा? चार राहों का समूह। क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया नवरात्रि, तो क्या हो जाएगा बेटा? नौ रात्रियों का समूह। क्या होगा बेटा? नौ रात्रियों का समूह। जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया सप्त ऋषि। क्या दे दिया बेटा? सप्त ऋषि। तो क्या हो जाएगा? सात ऋषियों का समूह। क्या होगा बेटा? सात ऋषियों का समूह। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया सप्ताह। क्या दिया बेटा? सप्ताह। तो ये क्या हो जाएगा? सात दिनों का समूह। तो द्विगु समास की समस्या समाप्त। अब एक उदाहरण लिखो, एक नंबर डाल के तो लिखो। क्या आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? पीछे दिख रहा है क्या बेटा? ये इधर जूम नहीं होगी, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा। लिखो, मैं जो बोलूं वो लिखो, तो ये लिखना है। एक नंबर लिखो बेटा सप्ताह। लिखो सप्ताह, सीक्वेंस लिख लेना। एक नंबर पे लिखो सप्ताह, है ना। दो नंबर पे लिख लो चौराहा, और तीन नंबर पे लिखो, तीन नंबर पे लिखो तत्सई, तत्व सही, और एक लिख लो नवरत्न। के बाद में एक लिखो कथक, और एक लिख लो शताब्दी, है। और सात नंबर पे डाल लेना चौमासा। डालो बेटा चौमासा। देखो, ज्यादा रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको ये याद रखना है कि प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्या में, और उत्तर पद किस में होना चाहिए? समूह में। अभी जो सात उदाहरण आप लोगों ने लिखे हैं, इसमें एक नंबर पे लिख लो सात दिनों का समूह, चार राहों का समूह, और उसके बाद में तीसरा है सतसई, तो इसमें लिख लो 700 का समूह, नौ रत्नों का समूह। जो शतक है इसमें 100 का समूह, शताब्दी लेना 100 वर्षों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह। चार मासों का समूह, 7 दिनों का समूह, 4 राहु का समूह, 100 का 700 का समूह, 9 रत्नों का समूह, 100 का समूह, और शताब्दी। लास्ट वाले क्या लोग बेटा? शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। लिख ली था तू? लिख लो बेटा आराम से। मैं इतने और उदाहरण बोले देता हूँ एक दो इसमें।
एक और लिख लो, 8 अब डाल के त्रिरत्न, क्या हो जाएगा बेटा? 3 रत्नों का समूह। क्या होगा? 3 रत्नों का समूह। त्रिरत्न के ले लो बेटा, 3 रत्नों का समूह। द्विगु समास हो गया, अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, तत्पुरुष के भेद हो गए। अब कौन सा बच रहा है? तीसरा, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है ना? अब इसमें अगला समास डाल लो आप बेटा, द्वंद्व समास। अगला समास डाल लो, द्वंद्व समास। हाँ, द्वंद्व समास को समझना कैसे है वो देखना बेटा एक बार आप। देखो, इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, उसे अपन द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्वंद्व समास कहते हैं। परिभाषा क्या है कि जिस समास में दो पदों की प्रधानता होती है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अच्छा, अब देखो, ये जो द्वंद्व समास है, इसमें एक बात और है, जब अपन इसका विग्रह करते हैं तो इसमें और, या, अथवा, आदि इत्यादि इन योजक शब्दों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, द्वंद्व समास में कभी एक उदाहरण रहता है, जैसे भीम अर्जुन। क्या गया बेटा? भीम अर्जुन। एक उदाहरण आ गया, माता पिता। अच्छा, एक उदाहरण आ गया, चाय वाय। क्या गया बेटा? चाय वाय। जैसे एक आ गया, कंकर पत्थर। क्या गया बेटा? कंकर पत्थर। अब देखो, ये द्वंद्व समास ये कहता है, इसमें 3 उदाहरण आए, तीनों अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं बेटा। कितने भेद होते हैं? 3। तो द्वंद्व समास, जैसे आपसे कोई पूछे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? है। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक तो कौन सा होता है? वैयाधिकरण, और दूसरा कौन सा होता है? समानाधिकरण। और वैयाधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? वैयाधिकरण कितने होते हैं? 6। और समानाधिकरण के 2। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु। देखो, तुम रणनीति से पढ़ो बेटा। मैंने आपको लिखा है कि समास के 4 भेद होते हैं, है ना? इसमें क्या था? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु, सॉरी वो बहुब्रीहि, है ना? फिर मैंने बताया आपको तत्पुरुष समास है, तो कितने भेद होते हैं? 2। एक कौन सा होता है? समानाधिकरण। दूसरा कौन सा होता है? वैयाधिकरण। समानाधिकरण में एक समान विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, उसके 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। वैयाधिकरण में अलग अलग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और उसके कितने होते हैं बेटा? 2 है। कितने होते हैं? 6। हाँ, तुम 2 ही आ रहे, तुम्हारे बोल रही है 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते कैसे हैं? तो कर्म कारक है, वहां से लेकर के अधिकरण कारक तक की अलग अलग जो विभक्ति चिन्ह है, उनका लोप किया जाता है। इसमें बेटा वैयाधिकरण तत्पुरुष समास में। अब द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, और उसमें और, या, अथवा, आदि इत्यादि इन योजक शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग। लेकिन अब देखो, ये जो द्वंद्व समास है, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 3। अब देखो, जो द्वंद्व समास है, उस द्वंद्व समास से कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब होते कैसे कैसे हैं वो सुनो आप एक बार। देखो, एक जो भेद है इसका, वो तो होता है इतरेतर। क्या होता है बेटा? इतरेतर द्वंद्व समास। और एक होता है कौन सा होता है बेटा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास। और एक होता है समाहार।
समाहार द्वंद्व समास। क्या होता है बेटा? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास कौन सा होता है बेटा? समाहार द्वंद्व समास। अब देखो अपन को ये पहचान कैसे करनी है कि इसमें तो इतरेतर द्वंद्व समास है, इसमें समाहार द्वंद्व समास है और इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास है। ये जो उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने चार, इनमें देख लेना इनके हिसाब से कि कौन से में कौन सा होगा। देखो इतरेतर जो द्वंद्व समास है इसमें तो दो क्या आएंगी? संज्ञा। क्या आएंगी बेटा? दोनों समान संज्ञा आएंगी। जबकि वैकल्पिक द्वंद्व समास है इसमें क्या होंगे? दोनों पद एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। क्या होंगे? विपरीत होंगे। और समाहार जो द्वंद्व समास है इसमें क्या होगा? एक पद तो क्या होगा बेटा? सार्थक होगा और एक कैसा होगा? निरर्थक होगा। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? समाहार द्वंद्व समास। दोबारा देख लो, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व समास, एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास और एक होता है समाहार द्वंद्व समास। जो इतरेतर द्वंद्व समास है इसमें दोनों क्या आएंगे बेटा? समान संज्ञा। अच्छा, उसके बाद में जो समाहार द्वंद्व वैकल्पिक है इसमें क्या आएंगे? एक दूसरे के विपरीत। और वैकल्पिक में क्या होगा? समाहार में क्या होगा? एक पद तो क्या होगा? सार्थक और दूसरा कौन सा होगा बेटा? निरर्थक। कैसे? देखो अब यहां पर क्या है? भीम और अर्जुन है ना। जैसे मैं एक दे दूं राम कृष्ण, क्या दे दिया बेटा? राम कृष्ण। अब इसमें आप देखो जो भीम अर्जुन है, भीम क्या है? एक संज्ञा है और अर्जुन भी क्या है बेटा? एक संज्ञा। तो दोनों कैसे हैं? ससंज्ञा संज्ञा आ रही है तो कौन सा हो जाएगा? इतरेतर। जैसे मैंने दे दिया राम कृष्ण, दोनों क्या है बेटा? संज्ञा, तो कौन सा हो जाएगा? इतरेतर। कौन सा हो जाएगा बेटा? इतरेतर। अब वैकल्पिक में क्या आएगा? एक दूसरे के विपरीत आएंगे, विलोम शब्द आएंगे। जैसे मैंने कह दिया माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, ये सब क्या है बेटा? विपरीत है ना। अच्छा, वैकल्पिक होगा जिसमें क्या होगा? एक तो सार्थक होगा, एक क्या होगा? निरर्थक। जैसे मैंने कह दी चाय, अब चाय तो क्या है बेटा? सार्थक, पाए क्या है? निरर्थक। जैसे मैंने कह दी रोटी वोटी, अब रोटी क्या है? सार्थक, वोटी क्या है? निरर्थक। तो एक क्या हो बेटा? सार्थक हो, एक क्या हो? निरर्थक हो। तो वहां पर कौन समास होगा? समाहार द्वंद्व समास। जहां पर विलोम शब्द आएगा वहां पर कौन सा होगा बेटा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। और जहां पर दोनों समान संज्ञा आएंगी वहां पर कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व समास। और जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर कौन समास होता है? द्वंद्व समास। और जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद किसमें हो? समूह में हो, तो वहां पर कौन समास होगा? द्विगु समास। और जिस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कौन समास कहते हैं? कर्मधारय समास। क्या कहते हैं बेटा? कर्मधारय समास। और जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। और जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो एक क्या होता है? वैधिकरण और दूसरा कौन सा होता है? समानाधिकरण। वैधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। तो जिसमें अलग अलग विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 2। एक क्या होता है? कर्मधारय है, दूसरा कौन सा होता है? द्विगु। दोनों पढ़ लिए। अब क्या चल रहा है? अपन द्वंद्व पे परिभाषा लिखो। द्वंद्व समास परिभाषा लिखो। लिखो इस समास में परिभाषा लिख ली आपने? एक्सीलेंट, वेरी गुड, दो एक्सीलेंट होगी। देखो बेटा लिखो जिस समास में, अरे सबने, अरे जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता दोनों समास कहते हैं, लिख ली? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब ऐसे करो, नहीं लिखी ना वो लिख लो, याद होगी सब। तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है दोनों लिख लो। अब आगे क्या लिखना है वो देखो। द्वंद्व समास में विग्रह करते समय, द्वंद्व समास का विग्रह करते समय, द्वंद्व समास का विग्रह करते समय
विग्रह करते समय क्या क्या होगा बेटा? द्वंद्व समास में विग्रह करते समय क्या क्या होगा? और, या, अथवा। और, या, अथवा। द्वंद्व समास का विग्रह करते समय और, या, अथवा, आदि। क्या लिखोगे बेटा? आदि, इत्यादि इन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, एक लाइन लिख लो। इस समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परंतु परंतु हमेशा नहीं। इस समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परंतु हमेशा नहीं। परंतु हमेशा नहीं। अब इसमें कैसे करके लिखो? कैसे करके लिखो बेटा? एक नंबर डाल लिखो, माता पिता। 2 नंबर लिखो, दाल रोटी। 3 नंबर पे लिखो, बेटा धर्मा धर्म। धर्मा धर्म। ये लिख लो, फिर आपको डायग्राम समझाऊंगा आगे। लिख लिए? फिक्र कर लेना, माता और पिता, दाल और रोटी, धर्म या अधर्म। माता और पिता, दाल रोटी, धर्म या अधर्म। अब देखो बेटा, सुनिए, एक बार इस पे समझ लो, इस पे फिर आगे ले लेंगे। देखो अगले लाइन से लिखो, द्वंद्व समास के, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। इसमें 1 नंबर पर लिखो, इतरेतर। इतरेतर द्वंद्व समास। नंबर 2 पर लिखो, वैकल्पिक। वैकल्पिक द्वंद्व समास। और 3 नंबर पर लिखो, समाहार द्वंद्व समास। लिख लिया? इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक, समाहार। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं,
कौन बताएगा? लड़कियां बताएंगी, मुझे पता है, आप उसे कर रही हैं। सुनिए, इसमें जो इतरेतर समास है, इसमें इसकी क्या पहचान है? इसमें क्या आएगा बेटा? अच्छा, दो समान संज्ञा, वेरी गुड। क्या आएगा? दो समान, शाबाश। अच्छा, वैकल्पिक में क्या आएगा? एक दूसरे के विपरीत। और समाहार में, हाँ, एक सार्थक दूसरा, शाबाश। बेटा आज तुम्हारी तो ये तैयारी है ना, इतनी अच्छी है तो रंग लाएगी सच में। अच्छा, कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि पेपर है बेटा, पेपर से घबराना नहीं है कभी भी। हाँ, ये समझ लेना, सुनो, जब तुम्हारे सामने अधिक समस्या है ना, तब मान ले, तब समझ लेना कि अब लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है। अब तुम्हारे सामने अत्यधिक समस्या है, क्लास भी ले रहे हो, पेपर भी दे रहे हो, घर से आ रहे हो, जा रहे हो, टाइम भी बहुत खर्च हो रहा है, तो बेटा इसका मतलब यह है कि अब सफलता प्राप्त होने वाली है। देखो, अब सुनिए, मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं, तुम उसको पहले समझना और उसके बाद में उतारना। द्वंद्व समास, ठीक है जी। इसके कितने भेद हो गए बेटा? तीन। कितने हो गए? तीन। अब ये तुम्हारे सामने समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी कि भाई इतरेतर कौन सा होता है, वैकल्पिक कौन सा होता है और समाहार कौन सा होता है। देखो, नंबर एक है, वो कौन सा है बेटा? इतरेतर। कौन सा है? इतरेतर। इतर धन इतर, इतरेतर। कौन सा बेटा? इतरेतर। अच्छा, दूसरा कौन सा है? वैकल्पिक। तीसरा कौन सा है? समाहार। अब देखो, समाहार, अब देखिए, इतरेतर, अब सुन लेना, अब तक तुम जो कोई तुमने दो तीन जो उदाहरण लिखे हैं उसमें आपने जो भी योजक लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको असली पहचान पूछे वो भाई ये कौन सा है फिक्स ही, तब आपको कैसे बताना है वो सुन लो। देखो, इतरेतर जो इतरेतर जो वो रहेगा समास, इसके अंतर्गत जब आप विग्रह करोगे ना तो क्या लगाओगे? और। क्या लगाओगे बेटा? और। ठीक है। और जो वैकल्पिक है इसमें लगाओगे आप या तो या फिर क्या लगाओगे बेटा? अथवा। क्या लगाओगे? अथवा। क्या लगाओगे? या अथवा। कब? जब विग्रह करोगे तब। अच्छा, और इसमें लगाओगे आप आदि या फिर इत्यादि। क्या लगाओगे? इत्यादि। अच्छा, ठीक है ना? दोबारा सुन लो, इतरेतर है, उस इतरेतर में दो समान संज्ञा आएंगी, विग्रह करेंगे तब क्या लगेगा? और। वैकल्पिक में एक दूसरे क्या आएंगे? विलोम। विग्रह करोगे जब या तो क्या लगा दोगे आप? या फिर क्या लगा दोगे? अथवा। अच्छा, समाहार में क्या लगाओगे? या तो आदि या फिर इत्यादि। और समाहार में क्या आएगा? एक तो सार्थक और दूसरा निरर्थक। अब पेपर बना वालों या पूछ ले कि भाई बच्चा को क्वेश्चन गलत कराना है तो तुम कर नहीं सकते, वो ऐसे पूछ ले कि भाई जैसे आदि तो खापे लगेगा और इत्यादि खापे लगेगा, तो ध्यान कर लेना, जो सजीव होगा उसके साथ तो क्या लगेगा? आदि, और जो निर्जीव होगा उसके साथ क्या लगेगा? बस। बोलो जय श्री राधे श्याम। इतना ही काम है हमें, और ज्यादा काम की आवश्यकता ना है। देखो, अब सुन लो, मैंने हमें एक बन दिया राम कृष्ण। अब राम भी क्या है बेटा? संज्ञा है, और कृष्ण भी क्या है? संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? राम और कृष्ण। अच्छा, मैंने एक लिख दिया यहां पर भीम अर्जुन। क्या लिख दिया बेटा? भीम अर्जुन। तो भीम भी क्या है? संज्ञा, और अर्जुन भी क्या है? संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? भीम और अर्जुन। ठीक है। अब इसमें वैकल्पिक में क्या आएगा? या भी कर सकते हो अथवा भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर दिया सुख, और यहां पे क्या दिया बेटा?
जैसे यहाँ पे लिख दिया सुख और इधर को लिख दिया दुख, क्या लिखा बेटा दुख, तो क्या हो जाएगा सुख या दुख, सुख या मतलब सुख या अथवा दुख, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं लिख दिया माता और क्या लिख दिया बेटा पिता, तो क्या हो जाएगा माता या पिता, माता या अथवा पिता, ठीक है ना। अब इसमें देखो यहां पर मैं लिख दिया चाय वाय, क्या दिया बेटा चाय वाय, क्या दिया रोटी बोटी। अब जैसे इसका विग्रह करोगे तो पता है चाय भी निर्जीव है, रोटी भी निर्जीव है, तो चाय इत्यादि रोटी इत्यादि, है ना। एक लिख दिया मैंने घास और एक लिख दिया फूस, और ये नहीं, एक मिनट, ये नहीं है, एक लिख दिया मैंने दाल और एक क्या दिया बेटा वाल, दाल वाल। तो अब इसमें दाल इत्यादि रोटी इत्यादि चाय इत्यादि, ठीक है ना, अच्छे समझ में। अब देखो चाहे कोई सा भी उदाहरण आ जाए, चाहे पाप पुण्य आ जाए, धर्म अधर्म आ जाए, ये सब किस में जाएंगे, जैसे यहां पर दिया धर्म अधर्म, तो क्या हो जाएगा बेटा धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य, क्या होगा बेटा पाप पुण्य, तो क्या हो जाएंगे बेटा पाप या पुण्य। अब आराम से इसको डायग्राम उतार लो, हमें ध्यान रखना इसमें क्या आएगी बेटा संज्ञा, क्या आएगी संज्ञा। अच्छा इसमें क्या आएगा विलोम, क्या आएगा बेटा विलोम, और इसमें क्या आएगा एक सार्थक दूसरा निरर्थक, इसमें क्या आ जाएगा बेटा सार्थक और क्या आ जाएगा एक निरर्थक, लिख लो बेटा आराम से। द्वंद्व समास समस्या समाप्त। लड़के हो बेटा हो तुम बोलो कम, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, जो गया सो चला गया उसका सिखवा करके क्या करे, और जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा करके क्या करे, इधर देख लो बेटा। बिना परिश्रम के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, कर्म करने ही पड़ेंगे। साइड मर जाऊं शाबाश, मुझे पता ही नहीं था। उतार लिए, उतार लो बेटा आराम से। लड़के इतने सिंसियर हैं पढ़ने में बेचारे, जिस किसी ने उतार लिया ना तो बातें नहीं करते, आपस में डिस्कस करते हैं कि इतरेतर कहाँ पे होगा, समाहार कहाँ पे होगा, वैकल्पिक कहाँ पे होगा। शाबाश बेटा। हाँ अब एक कहने वाला थोड़ी बहुत देर में, क्या टाइम हो गया। शाबाश बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। अब अपन तुम्हारे लास्ट समास रह रहा है बेटा बहुब्री, क्या रह रहा है बहुब्री।
चौथे नंबर पे कौन सा आ गया बेटा? बहुव्रीहि। इस बहुव्रीहि को एक बार अपन समझ लेते हैं। देखो ये जो बहुव्रीहि शब्द है, बहुव्रीहि, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चावल का पौधा। क्या होता है बेटा? चावल का पौधा। इस समास में दो पद होते हैं और दोनों पदों में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, और जब कोई तीसरा कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है बेटा? बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं, क्या शब्द होते हैं बेटा? योग रूढ़ जो शब्द होते हैं, उन योग रूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। कौन समास होता है बेटा? बहुव्रीहि। देखो तीन शब्द होते हैं, एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है योगी शब्द, और एक होता है योग रूढ़ शब्द। तो जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं उनमें सब में कौन समास होता है बेटा? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैंने एक उदाहरण दे दिया, इनको तो छोड़ो, पर मैं उदाहरण दे सुनो। देखो जैसे मैंने दिया पर पर्यावरण, क्या दिया बेटा? पर्यावरण, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? एक शब्द क्या है? परि, और एक क्या है? आवरण। एक क्या है बेटा? परि है, और एक क्या है बेटा? इसमें आवरण है। क्या है? आवरण। अब देखो परि का अर्थ होता है चारों ओर, है ना, और आवरण होता है ढका हुआ। चारों ओर से ढका हुआ है जो, अर्थात क्या बेटा? पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। तो इसमें न तो प्रथम पद की प्रधानता रही और न किसकी रही बेटा? दूसरे पद की प्रधानता रही, और तीसरा पद क्या निकला? पर्यावरण। क्या निकला बेटा? पर्यावरण। ऐसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, अंशु माली। क्या लिया बेटा? अंशु माली। अब देखो माली का अर्थ होता है स्वामी, अंशु का अर्थ होता है किरण, किरणों का है जो स्वामी। क्या बेटा? कौन है? सूर्य। क्या है बेटा? सूर्य। तो जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसमें उसे कौन समास कहते हैं बेटा? अपन बहुव्रीहि। परिभाषा लिखो, लिखिए। बहुव्रीहि का शाब्दिक अर्थ होता है, बहुव्रीहि का शाब्दिक अर्थ होता है चावल का पौधा। बहुव्रीहि का शाब्दिक अर्थ होता है चावल का पौधा। पौधा, हाँ जी, डबल मात्रा लगा है ना पौधा में, ऐसे। फिर लिखो अगली लाइन से, बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से, बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रदान न होकर, कोई भी पद प्रदान न होकर, दोनों पदों में से कोई भी पद प्रदान न होकर कोई तीसरा ही पद प्रदान होता है, कोई तीसरा ही पद प्रदान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगले लाइन से लिखो बेटा, इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर का विग्रह करने पर बाला, क्या लिखोगे बेटा? बाला। इसका विग्रह करने पर बाला है जो, है जो, इसका, इसकी, इसके, इसके, इसके आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है।
आदि का प्रयोग किया जाता। लिख लिया। अब इसके देखो उदाहरण बेटा, इसके उदाहरण देखो। देखो जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं बेटा, एक उदाहरण लेते हैं अपन, गजानन। क्या लिया? गजानन। अब देखो गज का जो आनन है, गज का आनन के समान आनन है जिसका, वो कौन है बेटा? गणेश। कौन है? गणेश। ठीक है, तो लिखो एक नंबर डाल करके गजानन, एक नंबर डालो, लिखो गजानन। इसमें लिखो गज के आनन के समान आनन है जिसका, गज के आनन के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। 2 नंबर डालो त्रिनेत्र, और 3 नंबर लेना बेटा षडानन, 4 नंबर लेना दशानन, 5 नंबर लेना गिरिधर, और 6 नंबर लेना वज्रपाणी। वज्रपाणी। और ये लेना नीलाकंठ, नीलाकंठ। और इधर से 8 नंबर ले लेना पर्यावरण, 9 नंबर ले लेना अंशुमाली। 8 नंबर ले लेना पर्यावरण लिख लेना, 9 नंबर लिख लेना अंशुमाली। ये नहीं है बेटा वज्रपाणी। अब देखो जब आप इनका विग्रह करोगे कर लेना, 3 है नेत्र जिसके, शिव है आनंद जिसके, कार्तिकेय 10 है आनंद जिसके, रावण गिरी को धारण करने वाला अर्थात कौन? कृष्ण। वज्र है हाथ में जिसके, नीला है कंठ जिसके, कौन? पता ही तुमको। और चारों ओर से ढका हुआ है वह क्या है बेटा? पर्यावरण। और किरणों का है जो स्वामी अर्थात सूर्य है। पहले इसको लिख लो 9 नंबर को, किरणों का है जो स्वामी अर्थात सूर्य, चारों ओर से ढका हुआ है जो क्या बेटा? पर्यावरण। उनको लिख लेना। अब इसके 4-5 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेना। फिर समास 3। देखिए बेटा, अब देखो या देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, समास के कितने प्रकार होते हैं? 4। कितने होते हैं बेटा? इनमें से समास का प्रकार नहीं है। एक है इसमें अव्ययभावी, एक क्या है बहुव्रीहि, एक क्या है द्वंद्व, क्या नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इसमें
निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। किसमें बेटा? ये पूछ रहा है कि किसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव कैसे होंगे तुम? वेरी गुड। क्या है? हाथों हाथ। कल पढ़ा था तुमने परसों कि जिस समास में दो समान संज्ञा हो बीच में क्या जाए ओ, तो वहां पर कौन सा होता है? अव्ययी भाव। तो ये क्या जाएगा बेटा इसमें? हाथों हाथ। कौन सा जाएगा? अगर देखो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसमें एक दे रखा है, इसमें एक दे रखा है बेटा तुलसीकृत, पदचयुत, पंचामृत और ऋणमुक्त। कौन सा है? करण तत्पुरुष का उदाहरण है, इसमें तुलसीकृत क्या हो जाएगा बेटा? क्या जाएगा? तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। पंचामृत में कौन सा हो जाएगा? पांच अमृतों का समूह। पदच्युत, पद से अलग, इसमें कौन सा हो जाएगा? अपादान। कौन सा है बेटा? अपादान। ऋण मुक्त में कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा बेटा? अपादान तत्पुरुष समास। देखिए ऋण मुक्त, ऋण से क्या हो गया? मुक्त, अलग हो गया, तो कौन सा जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। अच्छा, पदच्युत, पद से क्या हो रहा है बेटा? अलग, तो कौन सा जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, के द्वारा किसमें आती है? कर्ण तत्पुरुष में आती है ना, उसमें कौन सा जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। दशानंद में कौन समास है? अच्छा ये तुम्हारी याद है बहुबरी। कहां चले तुम राम नाम का पितंबर तन पर डाले, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? बहुबरी है। पीले है अंबर विष्णु के लिए है बेटा। कौन सा है? बहुबरी। अच्छा देखो साथ देखो, जिस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, इसमें पाया जाता है बेटा कर्मधारय में। शाबाश। अब आगे देखो इसमें और भी है, 8वां क्वेश्चन है इसमें। तो 8वां क्वेश्चन देखो बेटा, द्वंद समास किसमें नहीं है? किसमें नहीं है बेटा? घर घर में। अच्छा, बस ऑब्जेक्ट वैसे है, समास किससे कहते हैं पता ही है आपको, समास के प्रकारों का नाम ये पता है आपको। अविभाज्य समास का बस परिभाषा, कुछ नहीं, हो गया समास। ठीक है, आज समास संपूर्ण हो गए। अच्छा उदाहरण पूछेगा ना तुम्हारे पेपर में, इनमें से पूछ लेगा वो, ठीक है ना।